साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। पीटी 365 की इस हमारी सीरीज में अभी तक हमने 2 कक्षाएं देख ली हैं, जिसमें लगभग 6 से 7 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं। आज की इस क्लास में हम इसी क्रम में पीटी 365 जो कि पॉलिटी की अभी आ चुकी है हिंदी मीडियम की, तो उसे हम कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक जो 2 कक्षाएं हो चुकी हैं, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहाँ पर जाकर उसे अवश्य देख लें। उसके बाद आप इस तीसरी क्लास को देखें। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह जो पिछला वीडियो है उसी के आगे होगा। तो अभी तक हमने इस पीटी 365 में कुछ विषय देख चुके हैं, जैसे कि मूल ढांचा हमने समझ लिया है और जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता को भी देखा। 370 का जो मामला था पूरा वर्ष भर, इस वर्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में यह दायर की गई थी याचिका, इसके संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया था कि जो यह 370 हटाया गया वह गैर संवैधानिक प्रावधानों को उनका पालन किया गया और उसी आधार पर इसे हटाया गया। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ चुका और उसने इसको बरकरार रखा, सरकार के इस निर्णय को। इसके अलावा हमने जीएनसी टीडी एक्ट के बारे में भी देखा और उसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने पढ़ा अपने पिछले वीडियो में, और पर्सनालिटी राइट जो व्यक्तित्व का अधिकार है उसको पढ़ा। आज का जो हमारा यह वीडियो होगा वह हेट स्पीच यानी कि यहाँ से शुरू होगा। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं। आप इसे पढ़ते जाइए और उसके बाद ये जो स्मार्ट क्विज है इसको स्कैन करके आप जो स्मार्ट क्विज है इसको अवश्य दीजिएगा, ताकि आपको प्रश्नों की जो यूपीएससी की प्रकृति है वह समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछले टॉपिक अगर नहीं देखे हो तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसके बाद यह जो आज का टॉपिक है यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेट स्पीच, जो कि लगातार चर्चा का विषय बना रहता है और तमाम प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अतिरिक्त डीप फेक इत्यादि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं उनके माध्यम से तमाम प्रकार की जो अफवाहें हैं वह फैलाई जा रही हैं। या तो फिर चुनाव में देख लिया जाए, जैसे कि तमाम प्रकार के भड़काऊ भाषण इत्यादि से संबंधित जो मामला होता है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, जो कि हमारी प्रीलिम्स तथा मुख्य परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है। तो हेट स्पीच से संबंधित क्या कुछ प्रावधान है, क्या कुछ संवैधानिक प्रावधान है, न्यायालय की क्या निर्णय है, उससे संबंधित यह पूरा जो आर्टिकल है तो इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हितधारकों के हेट स्पीच की समस्या का अस्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में सहयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं, हितधारक जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कि जो प्रत्यक्ष रूप से इससे प्रभावित होते हैं या प्रभावित करते हैं, उनके माध्यम से, उनके आपसी सहयोग के माध्यम से ही इस मामले को सुलझाया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हेट स्पीच क्या है इसके बारे में जानते हैं। हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि जो हेट स्पीच है, ना तो इसे संविधान में कहीं पे भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है, परिभाषित किया गया है, या तो ना ही संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून में। अगला बिंदु जो है, हेट स्पीच आमतौर पर व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य है। यानी कि जो हेट स्पीच होता है वह जो व्यक्ति होते हैं, कोई समुदाय होता है, कोई पंथ होता है, कोई धर्म होता है, उसके खिलाफ दिया गया वक्तव्य होता है, जिससे उस पूरे समुदाय में एक भड़काऊ की भावना उत्पन्न होती है। यानी कि एक होते हैं वह लोग, गुटबाजी होती है, ध्रुवीकरण होता है, जो कि भारतीय जो कानून प्रशासन है उसके लिए समस्या पैदा करता है। तो इसलिए जो यह हेट स्पीच है, यह व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ घृणा को बढ़ावा देने वाला जो होता है वह वक्तव्य होता है। किसी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी के द्वारा जब इस प्रकार की बात कही जाती है तो यह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त हेट स्पीच को अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है।
इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स, वस्तुएं, हाव भाव और प्रतीक चिन्ह सम्मिलित हैं। यानी कि जो हेट स्पीच होता है वह कई रूपों में हो सकता है। यह किसी को डायरेक्ट बोल के भी हो सकता है, किसी सार्वजनिक मंच पर भी इसको बोला जा सकता है, या कोई ऐसा कार्टून बना के, चित्र बना के, सोशल मीडिया इत्यादि पे पोस्ट डाल के, या तमाम प्रकार के जो कृत्य होते हैं वह हेट स्पीच के अंतर्गत आ सकते हैं, या जो किसी एक समुदाय को आहत करने से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से प्रसारित किया जा सकता है। भारत में हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले क्या कानून कुछ हैं, उसको हम लोग देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है हेट स्पीच को नियंत्रित करने के लिए? संविधान का अनुच्छेद जो 19(2) है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो 19 है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और इस संबंध में जो 19(2) है वह कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं फंडामेंटल राइट्स पे हमारे, उनके बारे में चर्चा करता है। तो 19(2) जो है सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि यह अधिकार, हालांकि इस अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। यानी कि ये जो हमारी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, उस पे 19(2) के अंतर्गत जो उस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसे लगाया जा सकता है। किन आधारों पर? लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार और नैतिकता के आधार पर, इत्यादि आधारों पर जो रीजनेबल हो, कारण जो उसके हों वह रीजनेबल हो, तार्किक हो, तो उन आधारों पर उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, जो कि यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि जो आईपीसी इसके पहले थी, इंडियन पिनल कोड जो 1861 थी, उसे अब प्रतिस्थापित करके भारतीय न्याय संहिता ने उसका स्थान ले लिया है। तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) यह धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने को दंडित करती है। यानी कि यह जो धारा 196 है यह धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न दो समूह, जैसे दो समूह के बीच यदि कोई शत्रुता को बढ़ावा देने वाला कोई कृत्य किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 के तहत। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए दंड को परिभाषित करती है। यानी कि जो धारा 299 है भारतीय न्याय संहिता की, यह किसी धर्म का अपमान या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित यदि कोई कृत्य किया जाता है तो उस आधार पर किस प्रकार के दंड निर्धारित होंगे वह यह धारा परिभाषित करती है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 353(1) और 353(2) है यह भी कुछ प्रावधान करती है, तो उसको देखते हैं। विभिन्न वर्गों के बीच लोक हानि व शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या प्रसार के कार्य को दंडित करती है। यानी कि जो यह धारा है 353(1) और 353(2) यह विभिन्न वर्गों के बीच जो है वह शत्रुता की भावना या घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले किसी भी कथन या कोई अफवाह हो या कोई रिपोर्ट किसी संस्था, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से प्रकाशित की गई हो, यदि वह किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म के प्रति घृणा और दुर्भावना का प्रचार प्रसार कर रही है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(1) और 353(2) के माध्यम से दंडित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1991 का हमारा है, वह भी इस जो हेट स्पीच है इसको नियंत्रित करने हेतु कुछ प्रावधान करता है।
तो यह इस अधिनियम की जो धारा 8 है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का गलत उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। यानी कि जो आर्टिकल 19 है उसका यदि दुरुपयोग किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, किसी ऐसे जो चुनाव में प्रतिनिधि के रूप में खड़ा है किसी पार्टी से, यदि उसके द्वारा आर्टिकल 19 का दुरुपयोग किया जाता है, तो इस आधार पर जो धारा 8 है भारत जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की, वह उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए प्रावधान करती है। यानी कि वह उसे चुनाव में खड़े होने से अयोग्य घोषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 123 और उसका सब क्लास जो 3A है और धारा 125 निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी आचरण मानती है। यानी कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 है उसकी जो धारा 123 है वह धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाली किसी भी गतिविधि को जो है वह भ्रष्ट चुनावी आचरण के रूप में परिभाषित करती है और यह पर्याप्त आधार होगा कि उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। इसके अलावा कुछ अन्य भी जो प्रावधान है वैधानिक प्रावधान, उसमें है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जो कि छुआछूत आर्टिकल 17 से जो है वह के तहत यह जो अधिनियम है यह बनाया गया था। तो इसकी धारा जो 7 है वह कहती है कि कहे गए या लिखे गए शब्द के माध्यम से या संकेत या तस्वीर द्वारा या अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने, अस्पृश्यता जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल 17 से यह एक्ट प्रेरित था, तो अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध दंड का प्रावधान करते हैं। यानी कि जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है जो कि आर्टिकल 17 से प्रेरित है, यह कहे गए शब्द या लिखे गए शब्द के माध्यम से या किसी संकेत या तस्वीर के माध्यम से या जो अस्पृश्यता है, छुआछूत जिसे बोला जाता है, उसको उकसाने या उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध जो है यह दंड का प्रावधान यह अधिनियम धारा 7 के माध्यम से करता है। इसी प्रकार हेट स्पीच को रोकने के लिए जो हमारा अगला वैधानिक प्रावधान है वह है धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988। इसकी धारा जो 3G है वह धार्मिक संस्थानों या उनके प्रबंधकों को विविध धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है। यानी कि यदि कोई मदरसा या कोई मठ या कोई मंदिर है, उसके जो प्रबंधक हैं, उसके जो ट्रस्टी हैं, यदि उनके द्वारा उस संस्थान का, उस परिसर का, उस जो मठ है या मंदिर है या मदरसा है, उसका उपयोग यदि किसी धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य, दुर्भावना इत्यादि फैलाने के लिए यदि उसका प्रयोग किया जाता है तो वह इस जो अधिनियम है धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 की जो धारा 3 है उसके तहत उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हेट स्पीच से संबंधित जो कुछ भी संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान अभी तक भारत में किए गए हैं उसे हमने इस आर्टिकल में अच्छे तरीके से देखा। तो इस प्रकार जो इसका जो एक हिस्सा यह बचता है हेट स्पीच से संबंधित न्यायिक कुछ निर्णय जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो दिए गए कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको भी हम इसी क्रम में देख लेते हैं। तो पहला है प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघवाद, जो कि 2014 का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को नकारात्मक प्रभावों पर संज्ञान लेते हुए मामले की गहन जांच के लिए इसे विधि आयोग को सौंप दिया गया था। यानी कि यह सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक जो है वह नकारात्मक प्रभाव यानी कि
अत्यधिक नकारात्मक के रूप में माना और यह समझा कि यह समाज के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होता है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इसे विधि आयोग को सौंप दिया गया था इसकी जांच के लिए। तो जो कि इसकी जो महत्व है इसके भारतीय समाज पर यह किस प्रकार से असर डाल सकता है उसको दर्शाता है। इसके अलावा अगला जो केस था वह था श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघवाद 2015 का यह मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब यह हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था का कारण बनती है। यानी कि किसी भी तरीके से बिना रीजनेबल कारणों के, बिना तार्किक जो कारण है उनके अभाव में ही यदि जो आर्टिकल 19 है यदि उसे प्रतिबंधित किया जाता है, उसका हनन होता है, तो यह एक प्रकार का फंडामेंटल राइट का हनन होगा। तो इस प्रकार यदि कोई रीजनेबल कारण हो, उससे कोई हिंसा या सार्वजनिक जो अव्यवस्था है वह खराब होती है, वह बिगड़ती है, तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसका पर्याप्त कारण माना जाएगा। इसके अलावा अमीश देवगन बनाम भारत संघवाद, यह 2020 का मामला है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फ्री स्पीच स्वतंत्र अभिव्यक्ति और हेट स्पीच के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। साथ ही कोर्ट ने भी फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और घृणा और सांप्रदायिक असामंजस्य के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। तो इस प्रकार ये जो 2-3 न्यायिक निर्णय थे इनको भी हमने देखा और समझा कि हेट स्पीच वर्तमान में भारतीय समाज के मध्य सद्भावना, भारतीय समाज के मध्य धार्मिक पंथों के मध्य समरसता को बनाए रखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसे जरूर ही जल्द ही एक निश्चित परिभाषा के अंतर्गत परिभाषित किया जाना चाहिए और इससे संबंधित जो दंडात्मक प्रावधान है उनमें पारदर्शिता पूर्ण जो है उनमें सुधार किए जाने चाहिए और उन्हें कठोर बनाए जाने चाहिए। तो इस क्रम में यह हमारा जो आर्टिकल है, यह जो हमारा चैप्टर है वह खत्म होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है उपासना स्थल अधिनियम 1991। ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है यह भी इस पूरे वर्ष काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि यह धार्मिक स्थलों के संरक्षण की बात करता है। और जैसा कि देखा गया पिछले कई समय में, जैसे ज्ञानवापी का मामला हो गया, राम मंदिर वर्तमान में बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो इस संबंध में यह जो अधिनियम है यह काफी विपक्ष पार्टियों के द्वारा यह चर्चा का विषय बना। संसद में भी कई बार जो ओवैसी हैं, AIIM के जो चीफ हैं, उनके द्वारा भी इस एक्ट की काफी चर्चा की गई बार बार। तो इस कारणों से यह एक्ट जो है वह काफी चर्चा का विषय बना। तो इसे हम देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामलों की सुनवाई से अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकता। यानी कि अन्य जो अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वह उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित जो धार्मिक स्थल है उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई कर सकता है। यह जो उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कोड करने वाला यह स्टेटमेंट है कि जो बोल रहा है कि उपासना जो स्थल है उसका जो धार्मिक चरित्र है, धार्मिक चरित्र मतलब वह जो 15 अगस्त 1947 तक जिस भी धर्म से संबंधित रहा हो उसकी जो आगे की जो संरचना रहेगी, उसका जो चरित्र रहेगा वह उसी धर्म से संबंधित रहेगा। यानी कि यदि वह हिंदू धर्म का मंदिर था 15 अगस्त 1947 तक, तो वह वही रहेगा, चाहे उसके पहले वह कुछ भी रहा हो, चाहे उसे मस्जिद रही हो या कोई गुरुद्वारा रहा हो, कुछ भी रहा हो, चाहे चर्च रहा हो, तोड़कर यदि मंदिर बनाया गया या उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो यह मान्य नहीं होगा। वर्तमान में 15 अगस्त 1947 तक जो उसका धार्मिक चरित्र रहा हो, भारतीय सरकार का यह
दायित्व है कि वह उसके इस गुण की, उसके इस चरित्र की रक्षा करे। तो यह अधिनियम जो है वह धार्मिक स्थलों के संरक्षण की बात करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया। यानी कि यदि कोई धार्मिक संप्रदाय का उपासना स्थल है 15 अगस्त 1947 तक, तो वह उसी रूप में बना रहेगा, अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भले ही उससे संबंधित कुछ भी साक्ष्य पहले के उपलब्ध हो जाएं। अगला बिंदु बोलता है कि यह अधिनियम राज्य पर प्रत्येक उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए जैसे कि स्वतंत्रता के समय मौजूद था, सकारात्मक दायित्व भी डालता है। तो इस प्रकार यह अभी हमने आपको इस बिंदु को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारा जो अगला बिंदु है वह है, यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल स्वरूप को परिवर्तित करने के संबंध में सभी मुकदमे, अपील या कोई अन्य कार्यवाही जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत प्राधिकरण के समक्ष लंबित है, कानून लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि यह जो कानून है वह पहले के भी मामले को संज्ञान में लेता है। यानी कि यदि कोई मामला 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही दर्ज किया गया हो, कोई दावा किया गया हो कि यह जो धार्मिक स्थल है यह इस धर्म से संबंधित ना होकर इस धर्म से संबंधित था, तो वह मान्य नहीं होगा। जिस डेट से यह जो एक्ट है, अधिनियम है, जब लागू होगा तो वह सभी मामले जो है वह खारिज कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस जो अधिनियम है इसमें कुछ अपवाद भी डाले गए थे, जैसे कि अयोध्या में जो विवादित राम स्थल का मामला था वह इस अधिनियम से छूट दी गई थी। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है, बिंदु है कि जो अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मामला था वह इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता था, क्योंकि इसका जो ये जो मामला था इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व ही चालू हो चुका था, और यह मामला पूरे देश में अत्यधिक गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए यह जो मामला था अयोध्या का मामला, इसे इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसके अलावा यह जो अधिनियम है वह प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले स्मारकों, पुरातत्व स्थलों पर भी लागू नहीं होता। यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त जो अगला अपवाद का बिंदु है वह कोई भी विवाद जिसका अंतिम रूप से निपटारा या निस्तांतरण हो गया है वह भी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आएगा। वे मामले जो इसमें शामिल नहीं हैं, जो पहले ही निपट चुके गए हैं या सुलझ गए हैं, वह भी अपवाद के श्रेणी में उसे भी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे किसी स्थल का रूपांतरण जिसे पूर्व रजामंदी से किया गया है, यानी कि यदि दोनों संप्रदाय, दोनों धर्म जो है वह आपसी रजामंदी से कोई किसी मामले का हल निकालते हैं, तो वह भी इस मामले से उसे छूट दी जाएगी, क्योंकि वह आपसी समरसता का विषय, आपसी जो रजामंदी का विषय है वह हो जाता है, तो इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह जो अधिनियम है यह जुर्माने का भी प्रावधान करता है। यह अधिनियम की जो धारा 6 है उसके प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ साथ अधिकतम 3 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार जो है वह हमारा धार्मिक जो उपासना जो स्थल अधिनियम 1991 है इसके बारे में भी हमने पढ़ा, और यह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसके प्रत्येक बिंदुओं को आप 1-2 बार अपने से सेल्फ स्टडी के दौरान अच्छे से इसकी रीडिंग कीजिएगा, और इसके जो संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है उसे भी आप ध्यान में रखने की कोशिश करिए। इसके अलावा जो यह आपका जो यह हमारा बचा हुआ हिस्सा है इसमें जो है वह कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियां जो है, यानी कि जो कुछ हाइलाइट्स हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बारे में कुछ दिया गया है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा से अत्यधिक महत्वपूर्ण है दृष्टि से, तो उसे हम देखते हैं। इस समय जो संविधान की 8वीं अनुसूची है यह चर्चा का विषय रही, तो इसके बारे में देखते हैं। उड़ीसा मंत्रिमंडल ने संविधान की 8वीं अनुसूची के
में जो कई भाषा को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। यानी कि जो ओडिशा मंत्रिमंडल है वह 8वीं अनुसूची जो है, यह अनुसूची भाषाओं को जो है वह अपने में उसमें उल्लिखित किया जाता है और उनके विशेष संरक्षण का प्रावधान करती है यह अनुसूची। तो इस समय इसमें 22 भाषाएं हैं। तो इसी प्रकार जो यह ओडिशा मंत्रिमंडल है इसमें कुछ और भाषाओं को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है इसमें देश के आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया जाता है। वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। मूल संविधान में इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी। बाकी भाषाओं को इसमें बाद में जोड़ा गया तमाम संविधान संशोधनों के माध्यम से। इसके अलावा सिंधी भाषा जो थी उसे 1967 में और कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, इस सूची में शामिल किया गया था। साथ ही 2003 में 92वें संविधान जो संशोधन किया गया उसमें संथाली, डोंगरी, मैथिली तथा बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। तो यह जो संवैधानिक संशोधन है यह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और खासकर हमारे स्टेट पीसीएस जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसकी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि जो कि 14 भाषाएं जो थी वह संविधान लागू होने के समय ही थी। उसके बाद जो है 1967 में जो है वह सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसके बाद जो 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके माध्यम से 1992 का उसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और जो 92 अमेंडमेंट था 2003 का उसमें जो है वह संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को अनुसूची जो 8 है उसमें सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार यह अनुसूची 8 को हमने देखा। इसके अलावा इसके कुछ अन्य प्रावधानों को देखते हैं। किसी भाषा को अनुसूची 8 में शामिल होने से उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, यह भी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसे देखते हैं। तो पहला है भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, साहित्य अकादमी से मान्यता मिलती है, साथ ही इस भाषा को पुस्तकों का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया जाता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा और संसद में बहस के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जो अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज, उनमें इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारा आखिरी जो बिंदु है वह है आरबीआई द्वारा भारतीय नोटों पर अंकित भाषाओं में इसे भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो है वह महत्वपूर्ण बिंदु में 8वीं अनुसूची को देखा। इसके अतिरिक्त हमारा अगला जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज था इस वर्ष का उसमें है संविधान की अनुसूची जो 9वीं है उसके बारे में देखते हैं। यह जो 9वीं अनुसूची है यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल की गई थी। इसके लिए संविधान में अनुच्छेद जो 31B है उसे जोड़ा गया। जैसा कि कहते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 31 क, 31 ख, 31 ग जैसे प्रावधान शामिल थे, जिसे कि हटा दिया गया बाद में, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित थे। तो उसे हटाकर उसमें पहले संविधान संशोधन के माध्यम से उसमें 31B जोड़ा गया, जो कि 9वीं अनुसूची से संबंधित था। 9वीं अनुसूची में शामिल केंद्रीय राज्य कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में जो है वह चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि अब बाद के जो मामले आए हैं उसमें इसे परिवर्तित कर दिया गया। और हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वह जो जुडिशियल रिव्यू है उसे शामिल किया गया। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल होता है उसका प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि यदि न्यायालय को यह लगता है कि इसकी जुडिशियल रिव्यू करनी अनिवार्य है तो उसे किया जा सकता है, उसे रोका नहीं जा सकता। परंतु न्यायालय 9वीं अनुसूची में शामिल मामलों के जो न्यायिक उनका परीक्षण है उनको करने से शुरू से ही कतराती रही है। अगला जो बिंदु है वह सुप्रीम कोर्ट ने आई.आर. कोहेलो जो बनाम तमिलनाडु मामला था 2007 का, इसमें फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जो कि अभी हमने आपको बताया कि इन जो 9वीं अनुसूची में शामिल जो
विषय होंगे, कानून होंगे, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यह प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह कथन दे सकता है कि यह जो निर्णय था वह किसमें था, आई आर जो कोहेलो मामला है बनाम तमिलनाडु सरकार से संबंधित था, आई आर कोहेलो मामला जो कि 2007 में था। इसके अतिरिक्त इसकी चर्चा वामन राव मामले में भी आ चुकी है, जो कि 1981 का भी था। इसे भी ध्यान में रखिएगा, वामन राव मामले में। इस प्रकार के कानूनों को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत जो मूल अधिकार हैं उनके, जो कि संविधान का मूल ढांचा है, यदि उनका उल्लंघन करते हैं कानून, तो उस आधार पर उनको जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो अगला महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु था वह था राइट टू साइलेंस, यानी कि चुप रहने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है। जिस प्रकार से उन्हें वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति चुप रहता है, वह नहीं बोलता है, तो वह भी उसका एक मूल अधिकार है और उसे उसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और जांचकर्ता उन्हें बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार चुप रहने का भी अधिकार जो है वह एक मूल अधिकार है। और मूल अधिकार यह जो है वह जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति 19 के तहत है, परंतु जैसे कि गवाही से संरक्षण, जो गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है, अपने विरुद्ध गवाही देने, जो कि आर्टिकल 20 में जिसकी चर्चा है, उसके तहत जो है वह चुप रहने का अधिकार आर्टिकल 20 और उसके क्लास 3 में निर्धारित है। तो इस प्रकार जो यह अनुच्छेद है, इसके अनुसार किसी भी को अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपराधी माना जाए, तो उसे यह नहीं कहा जा सकता, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता कि वह उसे स्वीकारे ही। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु होगा वह है संरक्षण केवल आपराधिक कार्यवाहियों तक सीमित है। यानी कि यदि कोई सिविल मामला होगा तो उसमें यह संरक्षण जो है उसे नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ पूछताछ के लिए ईडी या सीबीआई द्वारा उसे बुलाया गया, सम्मन भेजा गया, तो वह अपने इस अधिकार का वहां पे प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे एक सिविल मामला हो जाएगा और उसे जो है वह पूछताछ के दौरान जो है उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। तो वहां पे वह चुप रहने का अधिकार, अपने चुप रहने का अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु है, जिस व्यक्ति से सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत पूछताछ की जा रही, उसे यह अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति को ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा उससे सम्मन भेज के बुलाया जाता है, तो वह अपने इस अधिकार का प्रयोग वहां पे नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त नहीं होता है और वह वकील रखने का अधिकारी भी नहीं होता है, क्योंकि वह सिर्फ पूछताछ के लिए उसे बुलाया गया है, ना कि किसी अपराध के मामले में उसे दंड दिया जा रहा है या गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले में, यानी कि यदि सिविल मामले से संबंधित कोई भी मामला होगा, तो वहां पर वह यह अपने चुप रहने के अधिकार को प्रयोग नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त न्यायालय का एक मामला जो है वह जो नंदिनी सतपथी है बनाम जो पीएल दानी मामला, नंदिनी सतपथी बनाम पीएल दानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद जो 20 उसका क्लास 3 है उसका उल्लंघन माना जाएगा, यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन माना जाएगा। तो इस प्रकार इस मामले में जो है वह पुलिस जो स्टेशन है उसकी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगला जो चर्चा का बिंदु रहा वह है निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण, यानी कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें लोकल जो निवासी हैं वहाँ के, जैसे कोई कंपनी जो है, फैक्ट्री है, यदि किसी एक विशेष गांव जिले में स्थापित की जा रही है, तो उसके से संबंधित क्या उन्हें जो है उस निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, क्योंकि
वही वो व्यक्ति होंगे जो कि उसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों के भुक्तभोगी होंगे। यदि कंपनी से संबंधित कुछ नकारात्मक परिणाम पर्यावरणीय सामाजिक निकलते हैं तो वह उन्हीं स्थानीय लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इस महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखते हुए क्या उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है, इस संबंध में जो है वह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया गया है। यानी हरियाणा राज्य ने स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 पारित किया था, उसे उसने रद्द किया है। गैरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपए से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों के 75% आरक्षण की बात कही गई थी, जिसे कि जो हरियाणा राज्य जो है, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उसने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। इस जो इसका जो अगला बिंदु है उसमें हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया और न्यायालय के अनुसार यह जो अधिनियम है वह भारत के संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, भेदभाव का उल्लंघन माना जाता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन से है, यानी कि यदि संविधान के मौलिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता तो वहां पे संवैधानिक नैतिकता के उल्लंघन का मामला होता है। न्यायालय ने कहा कि राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं है। यह नकारात्मक भेदभाव होगा, जो कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का जो है वह उल्लंघन माना जाएगा। आंध्र प्रदेश 2019 जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी इस तरह के कानून बनाए थे, यानी कि इस तरह के कानून हरियाणा में ही नहीं, इसके पहले भी आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों द्वारा बनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, जो कि चर्चा का विषय बन रहा वह है अफर्मेटिव एक्शन, यानी कि सकारात्मक कार्यवाही। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आरक्षण से संबंधित है, लगातार चर्चा का विषय बना रहता है। तो इसे देखते हैं अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव से तात्पर्य सकारात्मक कार्यवाही या पक्षपात से है, यानी कि कोई भी दो व्यक्तियों के मध्य किसी सकारात्मक पक्षपात का प्रयोग किया जाना। यानी कि यदि दो व्यक्ति हैं तो उनकी सामाजिक, उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड जो है उसको ध्यान में रखकर, सामाजिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर उनके साथ जो है वो एक सकारात्मक पक्षपात किया जाए। यानी कि यदि जो व्यक्ति कमजोर है तो उसके उत्थान के लिए कुछ आवश्यक कदम अवश्य ही उठाए जाने चाहिए, तो उसी को सकारात्मक कार्यवाही अफर्मेटिव एक्शन कहा जाता है। इसे अमेरिका में कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक प्रतिरूप से निपटने के लिए उपयोग में लाया गया था। यानी कि यह अमेरिका जो है वहां से संबंधित है, वहां पर यह जो अफर्मेटिव एक्शन है वहां पर ही इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ विशेष पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात जो हो रहा था उससे निपटने के लिए अमेरिका में इससे संबंधित कानून बने थे। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विद्यालयों में अश्वेतों और हिस्पैनिक तथा अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाता था। जो वहाँ पे जिन्हें हप्सी कहा जाता था या रेड इंडियन जो होते हैं, जो ब्लैक होते हैं, उन्हें उनके साथ जो रंग भेद था, पक्षपात था, उसको रोकने के लिए अफर्मेटिव एक्शन वहाँ पे अपनाए गए। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। भारत में जो आरक्षण का प्रावधान है वह भी एक अफर्मेटिव एक्शन है। इसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद जो 15(4) और 16(4) में है, सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति देता है। इसके संवैधानिक प्रावधान हो गए। इसके अलावा इंदिरा साहनी जो मामला था 1992 का, जिसे मंडल का मामला भी कहा जाता है, में रोजगार एवं शिक्षा दोनों में ओबीसी, SC, ST के लिए आरक्षण का प्रावधान की जो सीमा थी वह 50% तय की गई थी। विशेष परिस्थितियों में अपवाद भी रखा गया था कि विशेष परिस्थितियों में इसे पार किया जा सकता है।
तो इस प्रकार अफर्मेटिव एक्शन को भी हमने देखा। अब जो हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है रंगनाथ मिश्र आयोग। रंगनाथ मिश्र आयोग के बारे में, इसे आधिकारिक तौर पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयोग के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो यह रंगनाथ मिश्र आयोग है इसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, मुख्य रूप से हमारे संविधान में दो ही प्रकार के अल्पसंख्यक माने गए, एक तो धार्मिक और एक भाषाई। तो इन अल्पसंख्यकों का, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में इसे जाना जाता है, इसका गठन देश में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित अलग अलग मुद्दों को रेखांकित करने के लिए किया गया था। आयोग की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह धर्म से अलग कर देना चाहिए, साथ ही इसे अनुसूचित जनजातियों की तरह धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए। यानी कि इस आयोग ने 2007 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में इसने सिफारिश की कि जो अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वह पूरी तरीके से धर्म से अलग कर देना चाहिए और अनुसूचित जनजाति की तरह भी इसे भी जो धार्मिक तटस्थता जो है उस इसमें भी बनाया जाना चाहिए। यानी कि जैसा कि अनुसूचित जो जातियां होती हैं वह धर्म से संबंधित हो, जैसे कि मुस्लिम हो गए, उसमें कोई एसटी नहीं होती है, जबकि उसमें भी कई शैक्षणिक और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदाय रहे हैं, उसमें भी जातियों का प्रावधान है किया गया है। तमाम प्रकार से वह मुस्लिम धर्म भी कई जातियों में ऊंच नीच में विभाजित है, परंतु उसे जो है वह शेड्यूल्ड जो कास्ट है उसका दर्जा नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार जो यह आयोग था, रंगनाथ मिश्र का आयोग जो था, इसने यह सिफारिश की कि इसे भी जो अनुसूचित जनजाति की तरह जो धार्मिक तटस्थता का पालन इसमें भी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति की सिफारिश भी की थी। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण चर्चा का बिंदु इस वर्ष रहा वह था अनुच्छेद 355 जो है, अनुच्छेद 355 भाग जो 18 का जो अनुच्छेद 252 और 360 तक में उसमें निहित आपातकाल से संबंधित प्रावधानों का एक हिस्सा, यानी कि जो आपातकालीन प्रावधान है उनसे संबंधित जो अनुच्छेद 18 है उसका एक हिस्सा है। 352 से 360 आपातकाल के रूप में हम जानते हैं इसे। तो अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक जो अशांति है जिसे सशस्त्र विद्रोह के रूप में भी अब परिभाषित किया गया है, से राज्य की रक्षा करेगा। यहाँ पे जो ये शब्द है जो कि अभी इसमें आंतरिक अशांति ही है, लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि जो आर्टिकल 358 है जिसके आधार पर जो राष्ट्रीय आपातकाल और लगाया जाता है, उसमें जो है वह आंतरिक अशांति के स्थान पर जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसमें सशस्त्र विद्रोह का जिक्र है, जबकि इसमें आंतरिक अशांति ही अभी 355 में है। यह प्रारंभिक परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि क्या आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है, तो कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप याद आएगा कि 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था, परंतु 355 में यह अभी भी बरकरार है। तो साथ ही संघ का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। यानी कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से यह केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वह राज्यों की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त पैदल चलने का अधिकार, राइट टू वॉक, यह भी चर्चा का विषय रहा। पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है, यानी कि पैदल चलने का अधिकार पंजाब में लागू हो गया है। यह अधिकार NHAI सहित सड़क स्वामित्व वाली सभी एजेंसियों के लिए सड़क पर फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा करना अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि यदि NHAI या उससे संबंधित कोई भी रोड बनाने वाली एजेंसियां हैं उन पर यह अनिवार्यता होगी कि वह रोड बनाते समय उस पे जो साइकिल ट्रैक है और फुटपाथ ट्रैक है उसे भी बनाना सुनिश्चित करेंगी। तो इस प्रकार यह कुछ प्रमुख बिंदु थे
जो जिसे हमने कवर किया। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वह संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, इससे संबंधित जो है वह कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान रहेंगे। तो इस अगला जो हिस्सा है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का यह वीडियो यहीं तक। तब तक आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं 2 वीडियो तो उसको देखिए, उसके बाद यह आज का वीडियो देखिए। और यह सीरीज निरंतर जारी रहेगी जब तक यह पूरी मैगजीन है वह ख़त्म नहीं हो जाती। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।